नदी किनारे गरीब बहू का पेड़ घर ससुराल। सुधा बहू, अरे ओ सुधा बहू, जल्दी कर वरना नदी पर जाते जाते बड़ी देर लग जाएगी। तभी पसीने में तर 6-7 महीने की गर्भवती सुधा गंदे कपड़े की गठरी लेके आती है। आ गई माँ जी, चलिए चलते हैं। बहू तेरे पैर भारी हैं, तूने ये कपड़ों की गठरी क्यों ले रखी है? ला दे, मुझको दे, एक तो इतनी देर लगा दी। माँ जी रोटी बनाने लगी थी इसीलिए। सुधा बहू तुझको बोला है कि तड़के सुबह टाइम से रोटी पानी बना लिया कर। देख कितना लेट सपेट हो गया। घरेलू काम तो बाद में आकर भी निपटा सकते हैं, नदी पर नहाना धोना जरूरी है। कंचन किरण कहाँ रह गई? आओ जल्दी से। तभी कंचन किरण भी कपड़े लेकर नदी पर नहाने के लिए चल देती हैं। कुछ देर में सब नदी पर पहुंच जाते हैं। हे भगवान जी, आज तो नदी पर धोबियों ने एकदम भीड़म भाड़ मचा रखी है। कोई बात नहीं माँ जी, नदी का ये किनारा खाली है, यहीं पर कपड़े धुल लेते हैं। दोनों सास बहू कड़ी धूप में किनारे पर बैठकर कपड़े धोने लगती हैं। कुछ देर बाद, हे भगवान, आज तो सूरज भी कितना तेज चमक रहा है। कंचन किरण, जल्दी से तुम ये कपड़े खंगाल लो, नदी का पानी गर्म हो जाएगा तो नहाया भी नहीं जाएगा। कपड़े धोने के बाद चारों नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा धोकर जैसे घर आती है तो घमस मची हुई थी। ससुर चौखट पर ही बैठकर पंखा डुला रहे थे। हाँ जी, इतनी गर्मी में तुम चौखट पर बैठकर लू क्यों खा रहे हो? अंदर चलो। अरे घर के अंदर भी कौन सी राहत है, भट्टी की तरह तप रहा है। बिजली भी 2 घंटे से कटी हुई है, टप टप पसीना चू रहा है। अरे ऐसे किराए के मकान में रहने से बढ़िया तो जंगल में जाकर रह लेना, कम से कम पेड़ पौधे की शुद्ध हवा तो लगेगी। सच में, एक तो इस मकान की टीन वाली छत इतनी ज्यादा तपती, ऊपर से दोपहर में ही बिजली कट जाती है। मुझे तो लगता है जैसे हम इस मकान का किराया बेफजूल में भर रहे हैं। ना तो बिजली टिकती है और गर्मी के मौसम में 15-15 दिन पानी भी नहीं आता। मजबूरन नदी पर जाकर हमें अपने काम धंधे निपटाने पड़ते हैं। इसी तरह राम प्रसाद के गरीब परिवार का सिलसिला जारी था, जिसमें 2 कुंवारी बेटी, 2 बेटे, बहू, पोती रहते थे। पानी की अहमियत गर्मियों में वही समझ सकता है जिन्हें बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और जून का महीना चालू हो जाता है। अजी, इसी महीने में रमेश की शादी का दिन रखा है। छोटी बहू आएगी तो गर्मी में कैसे रहेगी? हमारे घर में तो ऐसी दूर एक बढ़िया कूलर भी नहीं है। गंगा की बात सुनकर मासूम सी पिंकी कहती है, तो दादी हम भी अपने घर में कूलर लगवा लेते हैं, भाई चाची भी ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और हम भी खाएंगे। देखो माँ को कितने दाने निकल गए हैं, बाबू को उई हुई होती होगी ना पेट पे। सुधा के शरीर पर गर्मी से दाने निकले देखकर सबको दुख लगता है। थोड़े दिनों बाद पूनम शादी करके अपने टीन वाले छत के ससुराल में आती है। आइए प्यारी देवरानी जी, आपका स्वागत है। कलश गिराकर पूनम जैसे ही गृह प्रवेश करके मकान के अंदर कदम रखती है, उसे बहुत ही ज्यादा भपकी की और गर्मी लगती है। सुधा दीदी, इस घर में तो तगड़ी गर्मी और घमस पड़ रही है, आप लोग कैसे रहते हैं? क्या करे बहू, बस मजबूरी में दिन काट रहे हैं। इस मकान की छत टीन की है ना, इसीलिए इसका किराया बाकी से थोड़ा सस्ता है, वरना पड़ोस में नए नए मकान बने तो हैं पर उसका किराया बहुत ही हाई फाई है। हमारी इतनी देने की क्षमता नहीं। ससुराल की आर्थिक कमजोर स्थिति को समझते हुए पूनम हालातों में ढल जाती है और इसी तरह 1-2 सप्ताह हो जाता है। पूनम भाभी, मैं और बड़ी भाभी जंगल जा रहे हैं शाम को खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाने। किरण, क्या मैं भी आप दोनों के साथ चलूं? घर में दम घुट रहा है, थोड़ी खुली हवा खा लूंगी। ठीक है, चल लीजिए। तपतपाती धूप में पूनम उनके साथ जंगल जाती है, जहाँ घने घने पेड़ और शाखाओं वाले पेड़ थे। जंगल के अंदर काफी ठंडक थी। कुछ गिलहरी पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी, तो वहीं एक बछिया पेड़ के खोखले से तने में विश्राम कर रही थी। अरे बाप रे, इस खोखले पेड़ का तना कितना ज्यादा चौड़ा है। गाय की बच्चिया कितने आराम से सो रही है। भाभी, इस जंगल में ऐसे खोखले पेड़ तो बहुत सारे हैं जहाँ जंगली जीव जंतुओं ने घर बना रखा है, और देखो कितने चैन की नींद सो रहे हैं। वैसे उस मकान से ज्यादा तो इस जंगल के पेड़ पौधे सुकून प्रदान कर रहे हैं। काश कि हमारा घर भी इस ठंडक भरे जंगल में होता। पूनम का ये तर्क बाकियों को थोड़ा अटपटा लगता है। पेड़ों से लकड़ी इकट्ठा करके वो घर आ जाती हैं, पर अब प्रतिदिन जब वो नहाने धोने नदी पर जाती तो पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर आराम करती। देवरानी जी, थोड़ी देर में सूरज डूबने वाला है, घर चलते हैं। अंधेरा होने के बाद पेड़ के खोखले हिस्से में जानवर पानी पीने नदी पर आते हैं।
दीदी, इस नदी के किनारे कितनी शांति है। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। घर में कितनी घमस छाई होगी। फिर दोनों बहू ननद के साथ नदी से घर आकर खाना बनाती हैं। तभी मकान मालिक धमक जाता है। अरे ये रमेश सोहन, ओ रमेश सोहन, कहाँ हो कर्ज खोरो, निकलो बाहर। इस मकान मालिक को भी खाना खाने के टाइम पर ही आना होता है। जी मकानदार जी, आप इतनी रात को क्यों? अब क्या मुझे तुम जैसे भूखे नंगे गरीबों से पूछ कर आना पड़ेगा? हैं? 3 महीने का किराया चढ़ गया है। 2 दिन के अंदर मुझे किराया चाहिए या मकान खाली करो। धमकी देकर मकान मालिक चला जाता है। देखते देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और मकान वाले उनसे घर खाली करवा लेते हैं। कड़ी धूप में सब भूखे प्यासे भटकते हैं। माँ, सड़क पर बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, मेरे पैर जल रहे हैं, गोदी ले लो। आजा मेरी बच्ची, आजा। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहा है। इतनी चिलचिलाती धूप है, चक्कर तो आएगा ही। पूरा परिवार कड़ी धूप के चलते नदी किनारे आकर बैठ जाता है, जहाँ नदी का ठंडा पानी हीरे की तरह चमचमा रहा था। तभी खोखले जड़ वाले पेड़ को देखकर पूनम को जुगाड़ आता है। माँ जी, बाबूजी, इस भयंकर धूप में भटकने से अच्छा है हम इस पेड़ वाले जंगल को अपना आशियाना बना ले। यहाँ हमारी जरूरत के लिए नदी, शुद्ध हवा, पेड़ सब है। इन्हीं को अपना ठिकाना बना लेते हैं। इस पेड़ को घर बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। पूरा गरीब परिवार खोखले तने वाले पेड़ों को चुनकर काटना चालू करते हैं और कुछ देर में पेड़ के अंदर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। देखो, एक पेड़ घर तैयार हो गया। चलो अब सब लोग इस पेड़ घर के अंदर चलते हैं। बाहर बैठे बैठे पसीने छूट रहे हैं मेरे तो। ससुर जी, एक पेड़ घर से बात नहीं बनेगी। हमें अपने बड़े परिवार के लिए कम से कम 2 से 3 पेड़ घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सब लोग आराम से सो सकेंगे। एक और पेड़ चुनकर आप लोग रसोई बनवा दीजिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आज पेड़ के अंदर खाना बनाना, सोना, रहना करने में कठिनाई होगी। फिर दोनों भाई मिलकर 2-3 और पेड़ों को खोखला करते हैं। वहीं दोनों ननद घास इकट्ठा करती हैं, जिसे जेठानी चटाई बिस्तर बनाती है और सास नदी किनारे की मिट्टी खोद कर ले आती है और उससे 2 मुंह वाला चूल्हा बनाती है। माँ जी, देखिए, मैंने सबके सोने के लिए घास का नरम नरम बिस्तर बनाया है। ये काफी ज्यादा ठंडक भी देगा और हाथ पंखा भी बनाया है, जिससे हमें गर्मी नहीं लगेगी। बहू देख, मैंने नदी किनारे की दोमट मिट्टी से 2 मुंह वाला चूल्हा बनाया है। अब एक बार में ही दाल चावल बन जाएगा। तभी पूनम नदी किनारे की मिट्टी को हाथ में उठाकर देखती है। ये मिट्टी तो खेती करने के लिए काफी उपजाऊ है और भुरभुरी भी है। हम इसी नदी किनारे खेती बाड़ी कर लेते हैं और सिंचाई के लिए नदी का मीठा पानी भी उपलब्ध है। पूरा परिवार मिलजुल कर नदी किनारे की जमीन को अच्छे से फावड़े से खोदकर क्यारी बनाकर बीजों की बुआई करते हैं, जिनके अंदर से 24 सप्ताह में फसल फूट जाती है। सोहन भैया, देखिए, हमारे इस नदी किनारे वाले खेत में कितनी ताजी ताजी पालक, साग और हरी सब्जियां निकली हैं। आजकल तो बाजार में सब्जियों का भाव सोने के बराबर है। हमारी तो अच्छी आमदनी होगी। दोनों भाई ताजी सब्जियों को तोड़कर उन्हें टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर में सारी सब्जियों की लूट मार मच जाती है और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है। वहीं अब गरीब ससुराल वाले नदी किनारे अपना संसार बसा कर रहते हैं। पेड़ के तने के घर के अंदर वो अपना रहन सहन करते हैं और बाहर की जमीन में खेती बाड़ी उगाकर गर्मी के मौसम में ताजी सब्जियां बेचकर आसानी से खर्च चलाने लगते हैं और खुशी से गर्मी के मौसम में मीठी नींद लेते हैं। माँ मेरी हैं, मेरे साथ रहेंगी, मेरे 4 मंजिल के मकान में। तुम बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम बोलोगी वही होगा। माँ मेरी भी है, माँ मेरे साथ मेरे 1 मंजिला के मकान में रहेंगी। माँ, तुम अपनी बेटी से कह दो कि तुम उसके 1 मंजिल के मकान में नहीं, मेरे 4 मंजिल के मकान में रहोगी। अरे आखिर ऐसी क्या वजह है जो 2 बेटियां आपस में दोनों तरफ से अपनी माँ का हाथ खींच रही हैं और माँ का ही बंटवारा कर रही हैं और अपने साथ रखने की बातें कर रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। अरे अरे, तू बिना किसी से पूछे सीधा ऊपर कहाँ चली जा रही है? तुम दूसरी मंजिल पर ही हो। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गई। वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये बता, तू बार बार बिना पूछे मेरे घर में कैसे आ जाती है? तेरा 1 मंजिल का घर है और मेरा 4 मंजिल का। यही देखने के लिए आती है ना? मेरी तरक्की देखकर तुझे मुझसे जलन होने लगी है ना? दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब से तुम अमीर हुई हो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं।
मैं तो बस तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि कल मेरे घर माँ आ रही है। क्या कल माँ आ रही है? तू एक काम कर, तू माँ को मेरे घर भेज दे। तू एक मंजिल के घर में कहाँ रखेगी माँ को? दीदी, माँ को मुझसे कुछ काम है इसलिए वो मेरे घर आ रही है। मैंने सोचा कि आप भी उनसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं माँ को आपके घर नहीं भेजूंगी, माँ मेरे एक मंजिल के घर में ही रहेंगी। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है। पूजा की बात सुनकर निकिता अपनी बहन से चिढ़ जाती है। अगले दिन आशा पूजा के घर आती है और उसके एक मंजिल का घर देखकर उसकी काफी तारीफ करती है। तो वहीं पूजा भी अपनी माँ का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। माँ, ये कमरा तुम्हारा है, इसमें कूलर लगा हुआ है और ये लो, मैं अभी अभी खाना बना कर लाई हूँ। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? पहली बार आप हमारे घर आई हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। पूजा के साथ शांति भी आशा का काफी ख्याल रखती है और उसे कूलर वाला कमरा देती है। 2 दिन बाद जब आशा के जाने का समय होता है तो मुंह बनाकर निकिता आती है। माँ, वैसे तो हमेशा तो मेरे घर आती थी, पर आज इस गरीब के घर कैसे? अब इसके घर एक रात रुक लिया तो मेरे घर चलो, कोई जरूरत नहीं है इसके एक मंजिल में रहने की। निकिता, हमेशा तो तेरे ही घर आती हूँ, तेरा 4 मंजिल का घर देखा है मैंने। और पूजा की दोस्त की शादी थी तो वहीं कार्ड देने के लिए उसके घर आई थी। हाँ, तो अब हो गया ना काम, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। जबरदस्ती निकिता आशा को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहां वो अपनी माँ को 4थी मंजिल पर लेकर जाती है। देख रही हो माँ, 4 मंजिल मकान होने के बाद भी मैंने अपना घर कितने अच्छे से संभाल के रखा है। और एक अपनी उस बेटी को देख लो, एक मंजिल का घर है पर फिर भी पूरा दिन काम में लगी रहती है और घर में कुछ खास सफाई भी नहीं है। इसीलिए तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी, जमीन, खेत मुझे देना ताकि मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। जो पूजा अपना एक मंजिल का मकान नहीं संभाल पा रही, जिसका पति ससुर किराए पर खेती कर रहा है, वो तुम्हारे खेत जमीन को क्या ही संभाल के रखेगी? निकिता का घमंड और बदलते मिजाज देखकर आशा को बड़ी हैरानी होती है और वो चुपचाप अपनी बेटी का 4 मंजिल का मकान देखकर अपने घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निकिता का जन्मदिन आता है और निकिता अपनी माँ को अपने घर लेकर आती है। अच्छा किया निकिता जो तुम अपनी माँ को ले आई। चलो अब तुम्हारा केक काटते हैं। वैसे तुम भी अपनी माँ की लाडली हो। माँ, आप अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आई हैं? निकिता इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ लेकर आई कि मैं उसके लिए कुछ ले ही नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ, तुम मेरे साथ यहाँ हो यही काफी है। अच्छा माँ, मेरा केक 1st फ्लोर पर रखा है और हम 3rd फ्लोर पर हैं। जब तक हम लोग घर के बाकी काम कर रहे हैं, आप मेरा नीचे से केक ला दो। आशा निकिता की बात मना नहीं कर पाती और सीढ़ियां चढ़कर नीचे से केक लेकर ऊपर जाती है और इस तरह निकिता अपने परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और अपनी माँ को 4th फ्लोर पर ले जाती है। माँ, हमने अपने सारे फ्लोर ऐसे ही बनाए हैं, सब पर बस एक कमरा है, इसलिए तुम 4th फ्लोर पर रह लो। निकिता अपनी माँ को 4th फ्लोर पर छोड़कर खुद नीचे आ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर इन 2 दिन में निकिता एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करती और ना ही अपनी माँ को देखने के लिए ऊपर जाती है। तो वहीं सुमित्रा और काजल भी आशा से कोई मतलब नहीं रखती और ये सब देखकर आशा को काफी बुरा लगता है। इसीलिए आशा पूजा के घर जाती है। आंटी, आप आइए ना, अंदर बैठिए। भाभी पीछे आंगन में है, मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, देखो कौन आया है। रानी की आवाज सुनकर पूजा भाग कर आती है और अपनी माँ को देखकर काफी खुश होती है। माँ, तुम यहाँ? पर तुम तो दीदी के घर थी, अगर दीदी को पता चलेगा तो वो फिर नाराज हो जाएंगी। पिछले 3 दिन से मैं तेरी दीदी के घर पर हूँ, पर उसे तो माँ की परवाह ही नहीं। ना खाने को पूछती है, ना बात करने को आती है। उसके घर में भी सब ऐसे ही हैं, मुझे खुद ही नीचे जाकर खाना पड़ता है। तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझसे मिलने आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया बहन आपने। बहू अब खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी, अपनी माँ को कुछ खाने को भी दोगी। पूजा झटपट अपनी माँ के लिए खाना बनाती है। आशा अपनी छोटी बेटी के घर खाना खा रही होती है कि तभी वहां तिल मिलाती हुई निकिता आती है और अपनी माँ को पूजा के घर का खाना खाता देख उस पर भड़कने लगती है। माँ, वैसे तो तुम कहती हो कि तुम्हारे लिए दोनों ही बेटी एक बराबर है, पर तुम्हारे पैर मेरे घर में तो रुकते ही नहीं। तुम्हें 4 मंजिला घर पसंद नहीं आ रहा जो बार बार इसके 1 मंजिल के घर में आ जाती हो। दीदी, माँ आपके घर में बोर हो रही थी, बस इसीलिए मुझसे मिलने आई हैं। ये सब तो बस बहाना है। माँ, मैंने तुम्हारा खाना बना रखा है, अब चलो मेरे साथ। निकिता जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी माँ को अपने घर ले जाती है।
समय बीतता है और आशा अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन। आशा बहन, अब तो तुम बूढ़ी हो रही है, तुम्हारा तो बेटा भी नहीं, क्या सोचा है तुमने अपनी जमीन खेत प्रॉपर्टी किस बेटी को दोगी? तुम्हारी तो 2 ही बेटी है। मैं तो कहती हूँ जो तुम्हारी कदर करे, बुढ़ापे का सहारा बने, उसे ही देना सब कुछ। कुछ दिन अपनी 4 मंजिल के मकान वाली बेटी के घर में रहकर आशा जान चुकी थी कि उसकी दोनों बेटियां कैसी हैं। इसीलिए वो ये फैसला करती है और पूजा के घर जाती है। और जब इस बारे में निकिता को पता चलता है तो वो अपनी माँ से मिलने पूजा के घर आती है। माँ, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद जो हमेशा तुम पूजा के घर आती हो? क्या तुम्हें मेरा 4 मंजिल का मकान नहीं पसंद? तुम भी पूजा की तरह मेरे 4 मंजिल के घर से जलती हो? निकिता, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा तेरे घर आ जाऊं, पर तेरे 4 मंजिला मकान में चढ़ पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए पूजा के घर रुक गई। अरे माँ बीमार है, माँ की तो उम्र हो गई, कुछ ही दिन की मेहमान होंगी, इन्हें अपने घर में रख लेती हूँ ताकि माँ की सारी प्रॉपर्टी गहने मुझे मिल जाए, फिर मैं और अमीर हो जाऊंगी और तब बताऊंगी इस पूजा को। माँ, तुम बीमार हो तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी है ना, तुम मेरे साथ यहीं रहना। क्यों माँ, मेरे साथ नहीं रह सकती? चलो माँ, तुम मेरे साथ रहोगी। माँ, एक बेटी दो, अब मैं किसके हिस्से में जाऊं? इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम दोनों मेरा हाथ पकड़कर खींचना, जो मुझे अपनी तरफ खींच लेगा मैं उसके हिस्से में जाऊंगी। माँ, मैं तुम्हारा बंटवारा कैसे कर सकती हूँ? बेटा, माँ का बंटवारा तो तुम दोनों बहन को करना ही पड़ेगा, तभी तुम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो पाएगी। आशा के कहने पर दोनों बेटी तैयार हो जाती हैं और दोनों ही घर के बाहर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं, जिसमें आशा को काफी दर्द होता है। आराम से खींचो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, बस थोड़ी देर का दर्द है, चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें जीतूंगी। अपनी माँ को दर्द में देख पूजा हाथ छोड़ देती है और निकिता जीत जाती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना मैं ही तुम्हें जीतूंगी। ये हमेशा मुझसे हारती आई है और हारती रहेगी। चलो अब तुम मेरे हिस्से में हो। पूजा, तूने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? अगर तू थोड़ी और मेहनत करती तो मैं शायद तेरे हिस्से में आती। नहीं माँ, मैं तुम्हें अपने हिस्से में लेने के लिए तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ खींचना छोड़ दिया। हार गई तो महान बनने का नाटक कर रही है। चलो माँ, इसकी मीठी मीठी बातों में मत आना। इतना बोलकर निकिता अपनी माँ का हाथ खींचकर जबरदस्ती आशा को वहां से लेकर जाने लगती है, पर आशा वहां से नहीं हिलती और अपना हाथ छुड़वाकर निकिता से कहती है, तुम जीत कर भी हार गई निकिता। तुम जानती थी कि मेरी तबीयत खराब है, पर फिर भी मुझे पाने के लिए, इस शर्त को जीतने के लिए तुमने मेरी तकलीफ नहीं देखी। तुम्हें तो मैं अपने हिस्से में इसीलिए चाहिए ताकि तुझे अपने मायके की भी सारी प्रॉपर्टी मिल सके, पर पूजा को मेरी प्रॉपर्टी गहने से नहीं मुझसे मतलब है, इसीलिए उसने मुझे दर्द में देखकर हाथ छोड़ दिया। इसीलिए असल में जीत पूजा की हुई है, ना कि तेरी। आशा की ये बात सुनकर निकिता की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और इस तरह 1 मंजिल और 4 मंजिल वाली बेटी के बीच माँ का बंटवारा होता है, जिसमें पूजा जीत जाती है और आशा अपनी सारी प्रॉपर्टी गहने पूजा के नाम करती है और उसी के साथ रहती है।